वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन, डैट इज़ एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अपने जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसके यूनिट थर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, इससे यूनिट वन और यूनिट टू रिलेटेड जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा और वो ज़रूर देखें, नहीं तो ये और यूनिट थ्री आपको समझ में नहीं आएगा। समझाने से पहले मैं मेंशन कर दूं फ्रेंड्स, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं क्रॉप वॉयल इन इंडियन एंड वर्ल्ड, ये टॉपिक है, और नेशनल एग्रीकल्चर सेटअप इन इंडिया, ये दोनों टॉपिक फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और लेंदी है। आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा इससे रिलेटेड बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। इससे सोर्सेज भी नहीं मिल रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी इससे रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिट थ्री में एग्रीकल्चर स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है इंडिया में, फिर क्रॉप सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स देखिए, क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो टॉपिक है क्रॉप क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये जो फ्रेंड टॉपिक है बहुत बड़ा है, क्योंकि क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स उनको क्लासीफाई किया है, बेस्ड ऑन सॉइल, किस सॉइल पे लगेंगे, बेस्ड ऑन क्लाइमेट, किस क्लाइमेट पे उगेंगे, बेस्ड ऑन एरिया, कितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा क्रॉप को, और वगैरह वगैरह अदर उसके क्लासिफिकेशंस बेस्ड। तो फ्रेंड्स उस पर आज बात नहीं करेंगे ज़्यादा, मैं नहीं बताऊंगा, एक ओवरऑल व्यू दे दूंगा आपको, क्योंकि मैंने एग्रोनॉमी में जो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं हल्का फुल्का आपको बता दूंगा ऊपर ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए अंदर की बात। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानने वाले हैं कि ये जो हम लोग का ये है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, ये होता क्या है। देखिए फ्रेंड, स्कोप क्या होता है। स्कोप मतलब फ्रेंड्स की उम्मीदें, हमें एग्रीकल्चर से क्या क्या उम्मीद हो सकती है, क्या आउटपुट दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंस जो है, ज़रूरतें, क्या महत्व है उस चीज़ का, उसको इम्पोर्टेंस कहते हैं। और स्कोप मतलब क्या, वो आउटपुट दे सकता है। कोई भी अगर आप काम दे रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसको आउटपुट यानी कि सैलरी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो वो काम आप क्यों करोगे। तो आउटपुट मिलने के लिए, इसका आउटपुट्स क्या है एग्रीकल्चर के, वो हम जानेंगे। पहला है फ्रेंड्स, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स। फ्रेंड्स, जब आप एग्रीकल्चर में सेक्टर में घुसोगे, आपको ये जानने मिलेगा कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड या जॉबलेस पीपल होते हैं, इंसान या किसान होते हैं, उनको आप जॉब दे सकते हैं। सच एज अपने खेत में आप उनको एज अ लेबर रख सकते हैं, कल्टीवेशन करने के लिए, काम करने के लिए, जिसकी वजह से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा उनको। जिनके पास खुद का कुछ लैंड नहीं है, या फिर जो ऐसे ही बैठे हुए हैं और वो तो काम के सिलसिले में इधर उधर भटकेंगे, तो आप कुछ नए जॉब्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, सच एज ए लेबर, या एज अगर वो किसान अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो उसको आप एक अच्छा पोस्ट पे भी दे सकते हैं काम करने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो एम्प्लॉयमेंट होती है इस सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी होती है, स्कोप है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज एक्सपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट में फ्रेंड्स ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना, कि मान लीजिए आपका यहाँ से कोई सामान गया, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कोई भी आपका फ्रूट है या वेजिटेबल है, या फिर कोई भी आप क्रॉप है जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। मान लीजिए आपने कोई ऐसा क्रॉप उगा लिया जो जिसका मार्केट में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अदर कंट्री जो हैं, या फिर अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, वो आपको उस क्रॉप को चाहेंगे, स्टडी करना चाहेंगे, तो वो मंगवाएंगे आपसे, ख़रीदेंगे। मार्केट में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, साथ ही साथ वो कम कॉस्ट में ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा, कौन किसान या फिर कौन फार्मर या साइंटिस्ट नहीं उस पर रिसर्च करना चाहेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, उससे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स बढ़ सकता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्लावर्स जो हॉर्टिकल्चर है, जो सेक्टर है, उसमें जो फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है, फ्रूट्स का कल्टीवेशन जो होता है, उसका एक्सपोर्ट्स कितना ज़्यादा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या जापान कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट इसमें है, एक स्कोप है। से थर्ड जो है फ्रेंड्स, वो है एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबालाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स,
मोबालाइजेशन मतलब फ्रेंड्स होता है, मैं इस टर्म का मतलब बता दूं, मोबालाइजेशन मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना या ट्रैवल करते रहना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी मदद से अपना क्या कहते हैं उसको, सैलरी या इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको कहेंगे रिसोर्स मोबालाइजेशन। अगर आप किसी सोर्स के जरिए, अगर आप किसी, जैसे आप मान लीजिए आपने, मैं उदाहरण सहित समझाता हूँ ये तीसरा स्कोप के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक आम का पेड़ है, आपने उसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, अच्छा खासा सॉइल दिया, उसको हर क्लाइमेट से बचा के रखा, उसको पेस्टिसाइड भी छिड़कते रहे, फर्टिलाइज़र देते रहे। तो एक ऐसा समय आएगा फ्रेंड जब वो फल देगा। जब फल देगा तो हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट होगा, जो जैसे आम का आपने पेड़ लगाया, तो आम का जो क्वालिटी होगा और क्वांटिटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्वालिटी में नंबर 1 होगा और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, एक ही पेड़ से। तो उसके मदद से आप बहुत ज़्यादा सैलरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सैलरी इनकम कैसे? अगर आप मार्केट में जाके उसको अपने दाम पे बेचेंगे, जो उसका राइट होगा दाम, उसमें बेचेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम मिल सकता है। तो ये स्कोप है। चौथा है फ्रेंड्स, बेटर एग्रीकल्चर बेटर इज़ द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फ्रेंड्स, हमारे देश में खाना पूर्ति कितनी ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। आज के समय में हर एक गरीब कितना भूखा सो रहा है, क्योंकि किसान तो उतना उपजाऊ कर देते हैं। किसान अगर उतना उपजाऊ कर भी देते हैं, तब भी लोगों तक, गरीब जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। आज फ्रेंड्स ऐसा स्थिति आ गया है कि गरीब मर जा रहा है, क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं, जो बीच के डीलर होते हैं, जो क्या कहते हैं, कस्टमर और फार्मर के बीच का जो काम करते हैं, लेन देन का, जो बिचौलिए या डीलर आप जो बोल सकें, जो दुकानदार में, वो लोग ज़्यादा दाम पे, कम दाम में फार्मर से ख़रीदते हैं और ज़्यादा दाम में कस्टमर्स को बेच देते हैं, जिसकी वजह से गरीब जो व्यक्ति होता है, जो इसका कम इनकम है, वो तो नहीं खरीद पाएगा। अब खरीद नहीं पाएगा तो खाना नहीं खाएगा तो मर सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है। अगर ये बीच के बिचौले जो होते हैं वही अगर ठीक हो जाए, या किसी तरह आप जो फार्मर है और जो कस्टमर है, जिनको खाना चाहिए, उनके बीच अगर आप किसी तरह कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में किसी तरह डायरेक्ट कम्युनिकेशन बैठा पाए तो बहुत अच्छा होगा। फिफ्थ है फ्रेंड्स हमारे इम्पोर्टेंट अलायंस सेक्टर। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट अलायंस सेक्टर मतलब हो गया कि कैसे बताऊँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं ना, तो उस पर एक एमआरपी होती है। उस मैक्सिमम रेट प्राइस जो होता है, सॉरी, मिनिमम रेट प्राइस, मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, हाँ, जो भी उसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा, जो भी आप देख लीजिएगा। एमआरपी जो होती है वो फिक्स होती है। देखिए, जो प्रिंटेड होती है, जो एमआरपी प्रिंटेड होती है जिस भी प्रोडक्ट पे, दुकानदार उससे ज़्यादा नहीं ले सकता आपसे, उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता है, ना ही 1 रुपया ज़्यादा, ना ही कम कर सकता है। वो उसके ऊपर है, वो कम कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में दे रहा है तो वो कम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आपके कहने पे, और लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि एमआरपी जो लिखी रहती है, जैसे मान लीजिए आपने आटा लेने गए आप मार्केट में, ठीक है, आटा का एक बोरी 5 kg का जो एक पैकेट आता है, मान लीजिए वो 200 का है, ठीक है। एमआरपी लिखा हुआ है 195 का और आपसे वो 200 ले रहा है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप 200 क्यों ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्रिंटेड है 195, जिसको 195 ही लेना है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर डीलर आपसे कम ले रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर डीलर आपसे ज़्यादा ले रहा है तो वो गलत है। इम्पोर्टेंट अलायंस सेक्टर आपको यही बताता है, यही सिखाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं इस एग्रीकल्चर के। पहला जो है फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ लाइवहुड। देखिए फ्रेंड्स, खाना पूर्ति सबको करना है। लाइवहुड मतलब समझ रहे हैं, लाइवलीहुड मतलब हो गया फ्रेंड्स, जो जीते हैं ना इंसान, उनको खाना चाहिए, सोर्स चाहिए खाने का। तो फार्मर जो है वही काम करते हैं। तो एक सोर्स है, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक सोर्स है। किसका सोर्स है? खाना पूर्ति का, जिसकी वजह से अब खाना क्या कहते हैं, भोजन आपको मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से ही ना आपको फ्रेंड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या अदर क्रॉप्स मिलते हैं,
जिसकी वजह से आप कंज्यूम करते हैं तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स वो है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रेवेन्यू। आपको शायद पता होगा फ्रेंड्स, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फार्मर्स जो है ना, इंडिया का जो फार्मर्स है उनका जो रेशियो है ना कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में मिनिमम 30% है या उससे ज़्यादा। ये फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ 2014 का, ठीक है, ये मैं जो 2014 का बता रहा हूँ कि 30% है। अभी तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि आजकल इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं, समझ रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए खाना। तो एक कंट्रीब्यूशन भी है एग्रीकल्चर का नेशनल रेवेन्यू में। आधे से ज़्यादा कमाई भारत की गवर्नमेंट की इसी से होती है, किसानी से। थर्ड है फ्रेंड्स सप्लाई ऑफ फूड एज वेल एज फॉडर। फॉडर मतलब फ्रेंड्स कैसे बताऊँ, फूड मतलब समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, फॉडर मतलब हो गया उसी के मुकाबले, ठीक है। फूड को कोई समझिए, ठीक है, फॉडर छोड़ दिया, अभी फूड समझिए। एग्रीकल्चर कितना बड़ा सोर्स है फूड का, आप तो जानते ही हैं। अगर किसान उपजाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, इतनी सी बात है। सप्लाई ऑफ फूड, खाना का बांटना, जो किसान बांटते हैं पैसा लेके। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ जो है फ्रेंड्स वो है हमारा सिग्निफिकेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए फ्रेंड्स, फार्मिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंसान 3 चीज़ के बाद तो आप सुना ही होंगे, कपड़ा लत्ता मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। इसके बारे में तो आप जाने होंगे, फिल्म का एक बहुत फेमस डायलॉग है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है रोटी। अगर आपको रोटी ना मिला, रोटी किससे बनता है, आटा से, सीधी सी बात है। आटा किससे बना हुआ, गेहूँ से। तो फ्रेंड्स अगर किसान ने गेहूँ का प्रोडक्शन ही नहीं किया तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा, और खाना नहीं मिले तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो है हमारा इंटरनेशनल मार्केट। इंडियन मार्केट भी आप ले सकते हैं। इंडियन मार्केट में आज देखिए फ्रेंड्स, आज आपके घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो खाना नहीं खाता है, सब कोई खाते हैं। कोई तो सालों भर से आपके घर में भूखा नहीं ना है, सब कोई खाते हैं। तो मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। उसके बाद उसको घर ला के कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आप अदर किसी रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं, सच एज होम हो गया, शेल्टर हो गया, या फिर कपड़ा लत्ता जो होता है। सबसे पहले ये पेट है, पापी पेट, इसके बारे में सबसे पहले लोग सोचते हैं। वो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या इंडियन मार्केट, सबको यही सोचते हैं। अब मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इंटरनेशनल ट्रेड वही हुआ। मार्केटेबल सरप्लस फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर का मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। किसी अदर प्रोडक्ट के मामले में एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आज आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, वो साबुन हो सकता है, आपका हैंड वॉश हो सकता है, आपका बोतल हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए। आपका जो फूड है ना, उससे ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं होगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। क्योंकि फूड आपको डेली चाहिए होता है। आप एक दिन नहीं ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ना खाओ तो इफेक्ट करेगा। यही है मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंस वो है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेंड्स रॉ मटेरियल तो आप समझ रहे हैं ना, रॉ मटेरियल होता है जो हमारे घर में पहले से ही हो। मतलब जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई सामान लाएं, एक महीने का आप राशन ला के रखते हैं ना, आप 1 महीने का जो राशन ला के रख रहे हैं उससे जो खाना बनेगा, तो वो जो राशन ला के रखे हैं ना फ्रेंड्स, उसको आप रॉ मटेरियल कहिएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आप सब समझ पा रहे होंगे रॉ मटेरियल किसे कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोर्स है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का, क्योंकि सब घूम फिर के फ्रेंड्स खाने पे ही आ रहा है। देख लीजिए सब चीज़ घूम फिर के खाने पे आ रहा है। इससे पहले प्रीवियस वाला भी खाना पे आया था। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो छोड़िए। एग्रीकल्चर कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आप तो जान ही रहे हैं। सिग्निफिकेंस इन ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर का ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप देख पाएँ तो सही राइट टाइम पे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ किसी भी फार्मर के क्रॉप का, तो उसको कितना नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। आज देख लीजिए कोरोना काल में फार्मर्स को कितना दिक्कत हो रहा है, आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स।
फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स का मतलब होता है एक हाथ दो दूसरा हाथ दो। इन शॉर्ट फॉर्म मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रोडक्ट लो दूसरा प्रोडक्ट लो। बाटा सिस्टम के बारे में अपने अगर आपने सुना होगा फ्रेंड्स, आई थिंक टेंथ या नाइन्थ में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा मे बी। बाटा सिस्टम जब हम पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग एक हाथ देते थे, यानी कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक के पास चप्पल है दूसरे के पास अनाज है, दोनों को एक दूसरे का अपोजिट चाहिए, यानी कि जो चप्पल वाला है उसको अनाज चाहिए, जबकि जब जो ये क्या कहते हैं अनाज वाला है उसको चप्पल चाहिए, तो एक्सचेंज कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आया था मीडियम हमारा नोट, जिसकी वजह से नोट एक बहुत बड़ा मीडियम जिसकी वजह से आज हम एक्सचेंज या फिर खरीद पा रहे हैं। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, एक हाथ तो दूसरा हाथ। ठीक है, तो वही ये कहना चाहता है फ्रेंड, फॉरेन एक्सचेंज मतलब जब बाहर लोगों से, यानी कि कंट्रीज़ में, दो कंट्री के बीच में अगर कोई एक्सचेंज होता है किसी भी चीज़ का, वो खाना फ्रूट को लेकर हो सकता है, मशीन को लेकर हो सकता है, टेक्नोलॉजीज़ को लेकर हो सकता है, स्टडीज़ को लेकर हो सकता है, यानी इन्वेंशंस को लेकर हो सकता है, कुछ भी। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज है। आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर के जितने भी कंट्रीज है वो जानना चाहते हैं कि इंडिया ये डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना बढ़ चढ़ गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। स्कोप तो आप जान रहे हैं फ्रेंड्स, पहला स्कोप क्या था हमारा, आपको याद होगा पहला स्कोप क्या था, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ये भी वही है ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे तो इसका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अगर आपने खेती करना सीख लिया ना, तो मैं बताता हूँ आप कभी भूखे पेट नहीं सो पाइएगा, आप कुछ ना कुछ ज़रूर खा के सोइए। कोई भी गरीब इंसान भूखे पेट नहीं सो पाएगा कभी भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड मैं बता दूँ, अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना, उसका कम से कम 55 से 60% इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। यानी कि अगर आप मार्केट वैल्यू देखा जाएगा एग्रीकल्चर का तो उसका बहुत ज़्यादा है। मैं तो बस मिनिमम बता रहा हूँ, 55 से 60 के बीच में। फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए फार्मर जो भी ख़रीदता है, बिचौलिए जो भी उसको पैसा देते हैं उस क्रॉप के बदले, वो कम दे सकता है। ठीक है, ज़्यादा बिचौलिए लोग यही करते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे तो वो राइट अमाउंट देंगे या फिर कुछ ज़्यादा दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बिचौलिए क्या करते हैं, कम दाम में उस फार्मर से क्रॉप खरीदेंगे और ज़्यादा दाम में कस्टमर को बेच देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो कभी कभार सुसाइड जैसे दर्दनाक शिकार हो जाते हैं उस हादसे का। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हमारा फ्रेंड्स सोर्स ऑफ सेविंग कैसे है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हम भी नहीं है। सबका ख़त्म होना, वरना वजूद में ना रहना आम बात है। आज के समय में जो मेरे पास बोतल है वो शायद 10 साल बाद या 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद या फिर अगले दिन ना रहे, मे बी गुम हो जाए या फिर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स सोर्स ऑफ सेविंग ये कहना चाह रहा है ना, अनाज जो होता है, अनाज उसको अगर हम सेव कर रखेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। आज देखिए कोरोना काल में फार्मर जो है वो अगर अपना नहीं बेच पा रहे हैं और सामने वाला जो कस्टमर है वो भी नहीं ले पा रहा है, बिचौलिए नहीं ले पा रहे हैं, तो इस समय में क्या होगा ना, अगर मान लीजिए अनाज का कटौती हो गया हमारे देश में इस समय में, तो जो रिसोर्सेज है ना, गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ फार्मर से क्या कहते हैं क्रॉप्स कुछ प्रोडक्ट जैसे कि राइस हो गया या गेहूं हो गया या चावल हो गया या फिर कुछ प्रोडक्ट जो आम लोगों को डेली लाइफ में चाहिए होता है, उसको खरीद के स्टोर करके रखती है और प्रिजर्व करके रखती है। जब समय आता है ऐसा इमरजेंसी वाला, अभी जैसा कोरोना अगर ऐसा हुआ और आगे एक्सटेंड हुआ तो होगा क्या फ्रेंड्स, लोगों को सही समय पर खाना ना मिल पाए। मार्केट में आप देख रहे होंगे कि सारा प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट शॉर्ट हो जा रहा है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो हो सकता है आपको कल को चावल ना मिले, गेहूं ना मिले या दाल ना मिले या फिर अदर जो भी आपको कंज्यूम करने के लिए चाहिए होता है डे टू लाइफ में, वो ना मिले। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके लिए ही उन्होंने एक खास करके क्या कहते हैं फूड रिजर्व डेवलपमेंट एक जगह बनाई है, जहाँ पे वो जितने भी फार्मर्स हैं उनसे वो राइट अमाउंट पे जितना उसका लगता है
बिचौलिए से नहीं कम दाम में दे देंगे, कम दाम में खरीदेंगे, नहीं, उनको जितना राइट अमाउंट में जो उसका क्रॉप का वैल्यू होगा उस टाइम में, उसी में वो खरीदेंगे और स्टोर करके रखेंगे और प्रिजर्व करके रखेंगे और मेंटेन भी रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। और फिर जब ऐसा समय आएगा, कोरोना काल जैसा समय या महामारी का समय, तो वो इस समय बांटते हैं उसको, तो सोर्स ऑफ सेविंग वही हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वो है हमारा फ्रेंड्स अगला जो है ना फ्रेंड्स, वो हमारा फूड सिक्योरिटी भी है, ठीक है। फ्रेंड्स फूड सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत काम आता है। फूड सिक्योरिटी कैसे काम आता है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। सॉरी बैक हो गया। फ्रेंड्स फूड सिक्योरिटी जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इस तरह काम आता है फ्रेंड्स कि आप समझ सकते हैं फूड का जो इंपॉर्टेंस है ना फ्रेंड्स, वो आज के लाइफ डे टू डे लाइफ में कितना है आप समझ सकते हैं। फूड सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आपके पास आप जॉब सिक्योरिटी समझ रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी, सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर है? सरकारी में सिक्योरिटी नहीं होती है, सॉरी, सरकारी में सिक्योरिटी होती है, आपको मेडिसिनल फैसिलिटी मिलती है और फिर आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आप वो नौकरी कर सकते हैं, इसका सिक्योरिटी होता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में आपको नहीं मेडिकल नहीं अदर कोई सिक्योरिटी मिलती है, साथ ही साथ आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो फूड सिक्योरिटी वही हुआ फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर रिसोर्स अवेलेबल इन इंडिया। फ्रेंड्स देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, आसान होगा। एग्रीकल्चर रिसोर्स मीन्स लैंड एंड ऑन फार्म बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, मैन्योर प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग फैसिलिटीज, ठीक है फ्रेंड्स, and processing and handling facilities which contribute to the production, preparation and marketing of crop, livestock and livestock products as a commercial enterprises including a commercial horse। देखिए फ्रेंड्स एग्रीकल्चर रिसोर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा लैंड जहाँ पे फार्मर अपना इक्विपमेंट या फिर मैन्योर प्रोसेसिंग कर सके, खेती इनडायरेक्टली खेती वो कर सके, ठीक है। एक ऐसा ज़मीन जहाँ पे वो अपना खेती कर सके और प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके, फील्ड को प्रिपेयर कर सके और मार्केट में ले जाकर उस क्रॉप को बेच सके और भी अदर प्रोसेस वो कर सके। इसको एग्रीकल्चर रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि जहाँ से वो उपजा रहा है, जहाँ पे वो उपजा रहा है उसको एग्रीकल्चर रिसोर्स कहेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं सामान अपने घर पे, तो उस प्रोडक्ट जो जैसे बोतल लाया आपने या फिर आपने आटा लाया या गेहूँ जो भी लाया आपने, तो वो जो प्रोडक्ट आपने लाया घर, उसका सोर्स कहाँ है? मार्केट में। वो आप समझ पा रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं कहाँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो उस क्रॉप का सोर्स कहाँ है? उस फील्ड में, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे बता रहा है फ्रेंड द बेसिक रिसोर्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर आर सनलाइट। देखिए फ्रेंड्स बेसिक रिसोर्स जो है ना किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए, वो तो आप जानते हैं, क्लाइमेट है, सनलाइट है, वाटर है, एनिमल्स है जो ब्रीड करते हैं, सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब बेसिक उसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एडवर्सली अफेक्टेड इट इफ़ एनी ऑफ दिस फैक्टर्स लिमिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए फ्रेंड्स अभी जो मैंने जितने फैक्टर बताया ना, जैसे कि किसी भी खेती को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इम्प्लीमेंट चाहिए होता है, कुदाल, खुरपी वगैरह वगैरह, साथ ही साथ डोमेस्टिक एनिमल भी चाहिए होते हैं, या फिर ट्रैक्टर हो गया, या फिर इक्विपमेंट चाहिए होते हैं स्पेशल, ताकि आप उस फील्ड को तैयार कर सकें। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड चाहिए होता है। ये तो आपका फ्रेंड्स एग्रीकल्चर रिसोर्स हो गया। बेसिक रिसोर्स में आ गया सनलाइट, वाटर, सॉइल वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स ये सब ज़रूरी होते हैं किसी भी एक क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है फ्रेंड्स उसको एग्रीकल्चर रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि जहाँ से वो समझ रहे हैं, सोर्स में समझ रहे हैं, जहाँ पे उगता है, रिसोर्स जहाँ से उग रहा है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है ना फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया में 60.45% लैंड जो है आज तक बंजर पड़ा हुआ है। ये 2016 का है फ्रेंड्स, ये 2016 का है कि पूरा लैंड का जितना भारत जो है, भारत जिस लैंड पे है ना, उस लैंड का 60% लेते हैं, 60% लैंड जो है वो बंजर है, किसी काम का नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ। ये जो है 16 का है, 16 का है।
17 में तो 2020 में तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लैंड ऑक्यूपाई हो गए होंगे फॉर नॉट फॉर कल्टिवेशन, फॉर मेकिंग हाउसेज, फॉर मेकिंग फैक्ट्रीज सच एज दिस टाइप ऑफ फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स कल्टिवेशन के लिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, अदर पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये गलत बात है। आते हैं फ्रेंड्स क्रॉप सिग्निफिकेंस पे। फ्रेंड्स क्रॉप सिग्निफिकेंस का डायरेक्टली मतलब होता है ना कि फार्मर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन का, और फिर उनको मेंटेन करने के लिए, ताकि उस क्रॉप का क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन रहे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके लिए जो फार्मर्स मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब यही काम अगर आप जनरेशन टू जनरेशन करेंगे ना, मतलब अपने अपने बेटे को समझाया या अपने पोतों को समझाया, फिर वो अपने बेटे को समझाएगा, फिर वो अपने पोतों को समझाएगा, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन फैलेगा। तो इसको क्रॉप सिग्निफिकेंस कह रहे हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि मैं एक झलक देने वाला हूँ बस क्रॉप क्लासिफिकेशन का। मैं इसलिए देने वाला हूँ फ्रेंड्स क्योंकि देखिए बात ये है ना फ्रेंड्स बात ये हो गया है ना कि इसके बारे में मैंने पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। एग्रोनॉमी में जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, उसमें मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे दिए हुए मेरे इस वीडियो को दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। उसमें आप क्लिक करने के बाद आप उस चैनल में हमारे चैनल पे आ जाएंगे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी, और वहाँ पे आप एग्रोनॉमी सर्च कर लीजिए हमारा वीडियो और एक बार देखिए। वहाँ पे मैंने क्रॉप का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह समझाया। अगर आपको फिर भी ना मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बना दूंगा अच्छी तरह वीडियो। मैंने इसलिए नहीं बनाना है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप इसके बारे में जान ले वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। अगर आप समझ जाएं कि बीज कैसा लगाया जाता है तो पेड़ अपने आप को नहीं उगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्रॉप क्लासिफिकेशन। क्रॉप आर ग्रुप्ड इन सेवरल वेज, नेमली अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ कल्टिवेशन, प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, कल्टिवेशन रिक्वायरमेंट्स एंड अदर कॉमन बिहेवियर। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स कि क्रॉप जो है वो वेरियस टाइप में ग्रुप किए गए हैं। उनके नेम के हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, जैसे उनके बॉटनिकल नेम, फिर उनके ओरिजिन जहाँ पे वो ओरिजिनेट होते हैं उनके हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टर की वजह से वो डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनके डिफरेंट यूजेस की वजह से वो डिफ्रेंशिएट किया गया है, और भी वेरियस बहुत सारा कॉमन बिहेवियर है या फिर अलग अलग प्रोसेस है जिसकी वजह से वो क्लासिफाइड है। तो फ्रेंड्स बेस्ड ऑन देयर कल्टिवेशन, वो जनरली 3 तरह के होते हैं। मैंने कल्टिवेशन में बेस्ड उनका क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। वो जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है गार्डन क्रॉप, सेकंड होता है प्लांटेशन क्रॉप, थर्ड होता है फील्ड क्रॉप। गार्डन क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप होते हैं फ्रेंड जो कि आप किचन गार्डन या फिर फ्लावरिंग गार्डन में देखते हैं ना, उसको गार्डन क्रॉप कहते हैं। जो गार्डन में उगते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, ग्रासेस हो गए, ये सब जो क्रॉप होते हैं उगते हैं ना, तो गार्डन क्रॉप कहते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स। फ्रेंड्स जो प्लांटेशन क्रॉप है ना वो जनरली किया जाता है टी के लिए, मतलब लार्ज एरिया में। जैसे टी का प्लांटेशन आप देखें, टी कॉफ़ी का एक लाइन से जैसे सीढ़ियाँ बनी होती है ना, वैसे ही उनका क्रॉप लगा रहता है और बहुत ही लार्ज एरिया में होता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है इसका प्लांटेशन के लिए। अगर आपने नेट पे देखा होगा इसका इमेज तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा फील्ड क्रॉप्स। फील्ड क्रॉप आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, गेहूं का फसल या फिर राइस, वीट, जो भी उगाने के लिए जितना एरिया चाहिए होता है, मिनिमम एरिया, उसको फील्ड क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया स्पेशली। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो राइस और वीट का बहुत बड़ा कल्टिवेटर है। सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन इंडिया में होता है। टॉप रैंकिंग में आता है इंडिया हमारा इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस और वीट। सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन उसी का होता है। और कहाँ होता है आपको पता ही, वो स्टेट बिहार एंड झारखंड। तो फ्रेंड्स देखिए आज तक के लिए इतना ही था, और अगर आपको क्लासिफिकेशन रिलेटेड और वीडियो जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिए। क्रॉप क्लासिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोस चाहिए मुझे, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बता दूंगा। और ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, आप जो ऊपर देख पा रहे हैं, ये क्रॉप विनोइंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड और नेशनल एग्रीकल्चर सेटअप इन इंडिया, इससे रिलेटेड मैं वीडियो नेक्स्ट जल्दी आऊँगा और आपको बता दूँगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब आज तक के लिए इतना ही। तब तक सिया, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने का। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हम लोग को इंस्पिरेशन की। थैंक यू फ्रेंड्स।